नमस्कार, मैं विवेकानंद। आप देख रहे हैं द हिंद न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ बात करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं, इनकी व्यस्त दिनचर्या होने के बावजूद भी हम दर्शकों के डिमांड पर इनको लेकर आए हैं कि आखिरकार केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन 2019 के मैंडेट और 2024 के मैंडेट में काफ़ी फ़र्क है। एंटी इनकम्बेंसी का जो मुद्दा हो या फिर युवाओं को रोजी रोजगार का मुद्दा हो, और ख़ासकर जब अयोध्या में उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं तो राम लला का जो है प्राण प्रतिष्ठा विराजमान होने के बावजूद भी अयोध्या की जनता जो है बीजेपी को नकार देती है साफ तौर पे। इन सब मुद्दों पे, तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हम सर का हार्दिक रूप से अपने चैनल पे अभिनंदन करते हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये प्रश्न करने के लिए। ये अयोध्या में भाजपा क्यों हारी? अयोध्या का जो समीकरण है, खासकर भाजपा को यह पता था कि वहाँ पर हमारी जीत होगी, हमने रामलला की स्थापना कर दिया है, और साथ ही साथ इतने बड़ा राम मंदिर, भव्य मंदिर बनवाया है, तो इससे जनता सारी खुश हो जाएगी और पूरे हिंदुस्तान की जनता राम मंदिर के नाम पर हमें वोट देगी। लेकिन इस बार के चुनाव में देखा गया है कि बिल्कुल इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। एवं कि उत्तर प्रदेश में उनको मुंह की खानी पड़ा है, और साथ ही साथ जिस आशा से उन्होंने प्रचार प्रसार किया था कि हमने भव्य राम मंदिर बनवाया है, हमने इसके लिए काम किया है, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव देखने को मिला। स्वयं भाजपा अयोध्या से हार गई। इवन कि अयोध्या के अंतर्गत पड़ने वाले जितने भी मंडल थे, वहाँ से भी वो चुनाव हार गए अच्छे खासा वोट से। तो जनता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। क्यों? और सर, जहाँ तक देखा जाए, बनारस की बात किया जाए कि वहाँ के गलियों में जो है मोदी भक्त और जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये सब तमाम जो मुद्दे बातें हैं, लेकिन वहाँ से भी जो इंडी गठबंधन का उम्मीदवार जो थे वो कुछ समय के लिए भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को पीछे कर दिए थे। इसके पीछे का आप क्या कारण मानते हैं कि ऐसे, मतलब एक दशक में क्या ऐसा, मतलब एनडीए गठबंधन का जो कार्यकाल रहा जिसके कारण जो है ऐसा भी कुछ क्षण देखने को मिला? पर देखिए, बनारस में प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे, बहुत समय तक पीछे चल रहे थे, फिर वो आगे हो गए और वो हारते हारते बचे हैं और जीते भी हैं। तो कहने का मतलब है कि बनारस में जो परिस्थिति है, उनका क्षेत्र होते हुए भी उन्हें लोग बाहरी मानता है। बाहरी मानने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो रोजगार, उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं, जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर गुजराती कंपनी का समावेश किया जा रहा है, जिससे वहाँ के लोकल जनता में इस बात का भय है कि धीरे धीरे यहाँ गुजरातीकरण हो जाएगा और उनके रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। और साथ ही साथ वहाँ जो तोड़ फोड़ किया गया कुछ कॉरिडोर बनाने के लिए, जिसमें कि लोगों के मकान, मंदिर, मस्जिद भी तोड़े गए हैं, इससे जनता वहाँ नाराज़ रही है और इसका प्रभाव पड़ा है बनारस पर। सेम इसी प्रकार का प्रभाव अयोध्या पर पड़ा है। अयोध्या में भाजपा तो बुरी तरह हारी है और वहाँ पर सपा का कैंडिडेट ने अपना परचम लहराया है। तो इसके पीछे भी कारण है कि वहाँ जितने भी घर मकान सब तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, मस्जिद तोड़े गए। राम पथ बनाने के लिए न जाने कितने गरीबों के घरों को तोड़ दिया गया, उनको मुआवजा कम दिया गया, मुआवजा के बदले अलग ज़मीन दी गई या मकान बना कर दिया गया। वो मकान इतना महंगा था कि वो खरीद नहीं पाए, और साथ ही साथ उनकी रोजी रोटी की समस्या हो गया। वो कुछ भी बेच के अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन आज वो बेघर हो गए हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं है। साथ ही साथ वो वहाँ के मंदिरों को या घाटों का जो बनावट है, वहाँ पर गुजरातियों को भर दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर जो नौकायन का काम किया जाता था मल्लाहों के द्वारा, उनकी रोजी रोटी को छीन कर उत्तराखंड के बड़े बड़े कंपनियों को दे दिया गया, बोट और नाव चलाने के लिए, स्टीमर चलाने के लिए, सैलानियों के लिए। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और साथ ही साथ वहाँ पर जो अधिकारी हैं, खासकर अधिकारी, वो घूस लेते हैं।
साथ ही साथ जनता को प्रताड़ित करते हैं। टेम्पो चालक, हम देखे हैं कि टेम्पो चालक रो रहे हैं, उनको टेम्पो नहीं चलाने दिया जाता है, और रात के समय जब और टेम्पो चलाते हैं तो उनसे रंगदारी मांगा जाता है। साथ ही साथ कोई जब वीआईपी पर्सन का मूव होता है तो वहाँ पर सारे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। इवन कि एक गली से दूसरे गली में जाने के लिए 4-5 किलोमीटर का दूरी तय करके जाना पड़ता है। तो वहाँ पर जो अधिकारियों का रवैया रहा है वो बड़ा द्वेषपूर्ण रहा है और बर्बरतापूर्ण रहा है, जिससे जो वहाँ की जनता नाराज़ हो गई और इस तरह अयोध्या में भाजपा को मुँह की खानी पड़ा। देखा जाए तो 80 सीटों पे जो है आपको एनडीए गठबंधन का परफॉर्मेंस है इस बार, तो क्या टिकट के बंटवारों को लेकर भी एक अहम मुद्दा हो सकता है क्या? जो जेपी नड्डा और अमित शाह जो मिलकर जिस उम्मीदवार का चयन किए वो भी जो है इस हताशा परिणाम की ओर मतलब बीजेपी को अग्रसर किया? हाँ, ऐसा सुना जा रहा है कि सीटों के बंटवारा में भी घालमेल हुआ है। अपने अपने लॉबी के लोग विपरीत लोगों को दिया गया, वहाँ पर सीट दिया गया, जिसके कारण हार का कारण बना है। और साथ ही साथ वहाँ योगी सरकार चल रहा है, जो एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर काम किया है, और उनका जो बुलडोजर बाबा का जो रोल था वो अब धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होते जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी दिखाई दे रही है। खासकर मुसलमान वर्ग जो टारगेट किया जाता है, ऐसे तो टारगेट सभी किए जाते हैं, लेकिन अब मुसलमानों को ज़्यादा टारगेट किया गया, बड़े बड़े भूपतियों व माफियाओं को सफाया किया गया। इससे मुसलमानों में एक गलत संदेश गया कि नहीं, ये योगी जी का शासनकाल हमारे लिए अच्छा नहीं है। हालांकि मुंह पर तो बोलते रहे कि ना मोदी को वोट देंगे, या मोदी के हम भक्त हैं, ठीक है, राम मंदिर बनना चाहिए या कुछ भी जो भी है, लेकिन भीतर ही भीतर उन्होंने भीतरघात किया है, और पूरा उत्तर प्रदेश में सपा का वर्चस्व बढ़ा है, और जिसके कारण भाजपा को हार देखना पड़ा है। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अगर भाजपा नहीं चाहती, इसी तरह का कार्रवाई चलते रहे, तो भाजपा को वहाँ अगले विधानसभा में हार का मुंह देखना पड़ सकता है। आप सर ऐसा मुख्य कारण क्या मानते हैं कि ये जो है युवा जो इतना जन आक्रोशित जो दिखा है इस बार की जो चुनावों में, जो 272 का जो आंकड़ा है बीजेपी नहीं छू पाई एक अकेले अपने दम पे, तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी मैजिक और जो उनका फेस की जो बात की जा रही है वो ऐसा कुछ नहीं है? अब युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। तो आप इन बातों के लेकर कितना सहमत है? देखिए, मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, और राम मंदिर का मुद्दा भी खत्म हो चुका है, 370 का भी मुद्दा खत्म हो चुका है, और 3 तलाक का भी मुद्दा खत्म हो चुका है। अब नए इशू पर ही काम करना पड़ेगा, और रोजगार, युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई भी चरम सीमा पर है। ऐसी स्थिति में आप मोदी मैजिक या हर हर मोदी, घर घर मोदी करके वोट नहीं मांग सकते। अब जनता जागरूक हो गई है, सोशल मीडिया का समय आ गया है, और सोशल मीडिया पर तरह तरह के कंटेंट आते रहते हैं, जिससे लोगों को जानकारी होती रहती है। अब वो सगोफा नहीं चलेगा कि हम राम मंदिर पर या मोदी के नाम पर एक ब्रांड बना के काम कर लेंगे और जीत जाएंगे। जहाँ तक जो है केंद्र की राजनीति में जो है बिहार की जब बात की जाती है, तो जब हम राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की, बिहार का जो रोल है, भूमिका है, अहम हो जाता है। और इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम के आने के बाद तो और ज़्यादा जो है नीतीश कुमार का रोल केंद्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जो है इंडी गठबंधन के तरफ भी उनका रुझान देखने को मिलेगा क्या जनता को? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार का ऐसा कैरेक्टर रहा है, कभी दाएं जाते हैं तो कभी बाएं जाते हैं। वो कहना मुश्किल है कि वो किधर चले जाएंगे, लेकिन बार बार वो मन से घोषणा करते हैं कि नहीं, हम भाजपा के साथ ही रहेंगे। ठीक है, भाजपा के साथ रहेंगे, लेकिन उनका भरोसा नहीं है। इंडी गठबंधन की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ ये रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ये रहते हैं तो भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि भाजपा का बिहार में उतना बेस नहीं है कि अकेले दम पर वहाँ सरकार बना ले। नीतीश का साथ लेना ही पड़ेगा, इसलिए नीतीश जी अगर उनके साथ देते हैं तो अच्छी बात है। जो है इंडी गठबंधन के लोग और खासकर बिहार में बात की जाए, आरजेडी के नेता तेजस्वी
का जो बयान आया कि जो बिहार के लोगों को जो केंद्र में जो मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री का जो भी जो मंत्रालय मिला है वो झुनझुना पकड़ा दिया गया है, इन बातों वक्तव्यों से आप मतलब आप कितना सहमत है? तेजस्वी कितना मतलब जो है सही बातों को बोला है? देखिए, तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना काम है, झुनझुना पकड़ाया नहीं पकड़ाया, क्योंकि भाजपा मुख्य पार्टी है, मुख्य दल है, और उसके अच्छे अच्छे विभाग उसके पास न रहेंगे तो क्या छोटे छोटे टुटपुंजिये के पास थोड़े रहेंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार को झुनझुना नहीं दिया गया है, या ऐसा राजनीतिक लोग या जो विपक्ष है वो लोग आरोप लगाते हैं। जो वहाँ संभव है वही चीज़ लोगों को दिया गया है। और तेजस्वी प्रसाद यादव का भी अपना कोई जो लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा जनाधार है बिहार में, इस बार वह पता चला गया कि जितना भी उन्होंने मेहनत किया उसका वह प्रतिफल उनको नहीं मिला, क्योंकि एक लालू प्रसाद यादव वाला जो एक छवि है उन पर वह दिखाई देता है। इसलिए जनता इस बात को जानती है कि जब वो उनका शासन आएगा फिर वही जंगल राज शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसी संभावना कम है कि जंगल राज आएगा ही, क्योंकि अब समय बदल चुका है, कोई जंगल राज अब नहीं चला सकता, किसी कीमत पर नहीं चला सकता है। लेकिन जनता मालिक है, वो सब कुछ जानती है, सब कुछ सोचती है, समझती है, तब वो वोट करती है। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव का लगता है कि आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री का सपना है वो साकार नहीं हो पाएगा और चूर चूर हो जाएगा। बिहार में जहाँ तक बात की जाए, दो युवा चेहरा जो नेता है चिराग पासवान और तेजस्वी, तो आपको क्या लग रहा है कि क्लेवर की बात की जाए, शिक्षा वो जो बॉडी पोस्चर अपनी बातों को रखने का जो स्टाइल जो है यूथ आइकन, तो दोनों में आप किसको प्रबल देखने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में जो दो आइकन है, तेजस्वी प्रसाद यादव और चिराग पासवान, दोनों 19 या 20 हैं, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन युवा नेतृत्व की बात है या चेहरे की बात है तो कोई किसी के साथ रह के आगे नहीं बढ़ सकता, अपना अस्तित्व उनका चाहिए। अब चिराग पासवान भाजपा के साथ हैं, भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बने, वो अपना अस्तित्व यहाँ कायम करना चाहेंगे। और ख़ासकर तेजस्वी प्रसाद यादव का जो जनाधार है यादवों में मुसलमानों में, वो तो बरकरार ही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में यह देखने को मिला है कि उनका जनाधार उतना अच्छा नहीं है। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे, उन पर विश्वास जताया। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उनका उतना आधार जनाधार नहीं है। अभी भी बिहार में अगर बात की जाए, जब सुशासन की सरकार की बात की जाती है, जब पिछड़ा अति पिछड़ा की लोगों बात करते हैं यहाँ राजनीति जो पार्टियां हैं, और जंगल राज की जब बात होती है, तो अभी भी सुशासन के साथ और नीतीश कुमार के फेस के साथ लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि इस बार के जो 2025 में विधानसभा चुनाव यहाँ पे होना है तो नीतीश कुमार काफ़ी बड़ा फैक्टर के रूप में यहाँ पे काम करने। देखिए, हाँ जी, नीतीश कुमार अगले विधानसभा में बहुत बड़ा फैक्टर काम करेंगे, क्योंकि नीतीश ने बिहार को बनाया है और लालू ने बिहार को उजारा है। ये बात तय है, लोगों के जहन में भी यह बात है कि कौन बिगाड़ा है और कौन उजारा है। और नीतीश कुमार का जो कार्य रहा है 15 सालों का लगभग, वो या 18 सालों का, बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने कम या बेशी बिहार को सुधारने का काम किया है, बिहार में अच्छा काम किया है। महिलाओं का आरक्षण से लेकर पंचायतों में आरक्षण, रोड से लेकर बिजली, पानी, शिक्षा, सभी में उन्होंने सुधार किया है। इसलिए जंगल राज की बात तो लोगों के सामने आती है, जब एक दूसरे से तुलना की जाती है तो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि अभी जंगल राज नहीं है। तो लोगों के जहन में यह जैसी तेजस्वी प्रसाद का नाम आता है, लोगों के जहन में जंगल राज की बात आ जाती है। इसलिए आने वाले विधानसभा में नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे, और उनका जो मैजिक है वो अभी चला है और बाद में भी चलेगा। विधानसभा में हमको लगता है कि भाजपा के साथ रहकर वो मेजॉरिटी में आ पाएंगे। आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, चैनल को देखिए, हमारा जो कंटेंट है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अहम मुख्य मुद्दों पर सर की व्यस्तता के बावजूद भी इनको हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये आएँ और हमारे साथ अपनी बातों को रखें और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको लाभ मिले। धन्यवाद।